वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माहिर स्टूडियो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मैंने पिछली वीडियो में ये एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर का पहला पार्ट मैंने पोस्ट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके वो वीडियो देख ले, क्योंकि उस वीडियो को देखे बगैर आप इस लेक्चर को नहीं समझ सकते। तो बगैर कुछ देर किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर था उसके जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं विलियम लैंगलैंड को। इनका जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1332 बताई गई है, लेकिन इनको इनकी डेट ऑफ डेथ नहीं बताई गई। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द मिडल एजेस वाज विलियम लैंगलैंड एंड हिज पोइम अ विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन। हम यहाँ पढ़ते हैं कि जो मिडिल एजेस के ग्रेटेस्ट पोइट थे उनमें से एक विलियम लैंगलैंड भी थे, और उनकी पोइम जो कि बहुत फेमस हुई थी वो थी अ विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। इन स्पाइट ऑफ इट्स आर्केक स्टाइल, इसके बावजूद कि ये कदीम स्टाइल में लिखी गई थी, इट इज़ क्लासिक वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर। ये इंग्लिश लिटरेचर का एक क्लासिक वर्क साबित हुआ है। दिस पोइम विच इज़ अ सटायर, सटायर क्या होता है? तंज होता है। तो ये पोइम ये थी, एक तंज थी ऑन द करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या होती है कि जो वहाँ पे पादरी थे, जो उनके पीयर्स थे, वो क्या करते थे, वो लोगों को बहकाते थे उनसे पैसे लेकर, और उनको कहते थे कि हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे और तुम्हारे गुनाह अल्लाह या उनका जो खुदा, उनको बोलते हैं कि खुदा बख्श देगा। तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस थी रिलीजियस, जो लोगों को ठगने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो ये बेसिकली एक सटायर था ये पोएम उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर। थ्रो लाइट ऑन द एथिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द डे। अब एथिकल वही जो अखलाकियाती प्रॉब्लम्स थी जो पादरियों की, ये उस पर लाइट डालती है। द करेक्टर्स अज्यूम्ड बाय लैंगलैंड इज दैट ऑफ द प्रॉफिट। जो करेक्टर लैंगलैंड के लिए अज्यूम किया जाता है वही प्रॉफिट की तरह है। डिनाउंसिंग द सिंस ऑफ सोसाइटी एंड इनकरेज मैन टू एस्पायर टू अ हायर लाइफ, जो कि गुनाहों को माशरे से ख़त्म करने में किरदार अदा करते हैं और लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो एक हायर लाइफ तक पहुँचे। हमने अब जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है वो 20 मार्क्स का या 15 मार्क्स का होता है। तो इसलिए जो पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेस ही बना के दी थी, मतलब कि इसी नोट्स में जो टॉपिक थे उनकी जो इजी वर्डिंग थी उनको कट आउट करके दिया था। तो वो कट आउट्स आप वहाँ से नोट कर लें, और ये जहाँ तक लाइंस लगी हुई हैं यहाँ तक ही हम ये करेंगे। हम इसकी प्रेस ही बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन इतना लंबा नहीं होता जितने कि हमने बुक में पढ़ना होता है। हमने खुद से उसकी प्रेसी बनानी होती है, इसलिए मैंने आपको खुद से ही प्रेसी बना के वो पहले ही बता दी है। तो ये हमने पढ़ लिया विलियम लैंगलैंड। अब हम पढ़ेंगे जॉन गोवर। इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 1325, जो कि कंफर्म नहीं है, 1408 तक। तो जॉन गोवर ऑक्युपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जो जॉन गोवर थे उन्होंने इंग्लिश पोइट्री की डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा किया था। तो इट वाज चौसर हु प्लेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये चौसर ही था जिसने बहुत अहम किरदार अदा किया। लेकिन गोवर्स कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। जो गोवर की कंट्रीब्यूशन थी उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। गोवर रिप्रेजेंट द इंग्लिश कल्मिनेशन मीन्स राइज, मतलब अरूज। Gower represents the English culmination of that courtly medieval poetry which had its rise in France 300 years before। कि जो मेडिवल पोइट्री थी जो 2-3 साल सदियों से जो पस से पुष्ट डाल दी गई थी, उसमें इसके अरूज के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा किया। तो ये जो है हम यहाँ तक जो ब्लू लाइन्स है हम यहाँ तक करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं इसकी जो मेन वर्क थे। गोवर इज़ मेनली अ नरेटिव पोइट। ये एक नरेटिव पोइट था, मतलब कि बयानिया पोइट था। एंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज कन्फेशन अमेंटिस, और जिसका ज़्यादा जाना जाने वाला या उसका जो फेमस वर्क था वो था कन्फेशन अमेंटिस, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन्स बिटवीन द पोइट एंड द डिवाइन इंटरप्रेटर, जो कि बेसिकली एक फॉर्म ऑफ कन्वर्जन थी, मतलब कि बातचीत की एक किस्म थी बिटवीन द पोइट शायर के एंड द डिवाइन इंटरप्रेटर, जो कि वजाहत करने वाला होता है, तशरीह करने वाला, उसके दरमियान। Throughout the collection of stories which form the major portion of Confession Amantis, Gower presents himself as a moralist।
जितनी कलेक्शन थी स्टोरीज की जो कि कन्फेशन अमेंटिस का एक मेजर पोर्शन बनाती थी, उसमें गोवर अपने आप को एक अखलाकियात लिखने वाला या अखलाकियात बयान करने वाला साबित करता है। अब थर्ड हम आते हैं चौसर। चौसर जो है ये बहुत ही ज़्यादा अहम पॉइंट है एंग्लो नॉर्मन पीरियड का, तो इसकी हम कुछ डिटेल ही पढ़ेंगे। इट वाज इन फैक्ट चौसर हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये चौसर ही था जो रियल फाउंडर था, बानी था इंग्लिश पोइट्री का। एंड ही इज़ राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश, और इसको बिलाशुबा हम फादर ऑफ इंग्लिश भी कहते हैं इंग्लिश पोइट्री। Unlike the poetry of his predecessors and contemporaries, which is read by few except professed scholars, Chaucer's poetry has been read and enjoyed continuously from his own day to this, and the greatest of his successors, from Spenser and Milton to Tennyson and William Morris. जो जोसर के प्रीडिसेसर्स थे, मतलब कि उसके अबाव अजदाद या उसके बाद में आने वाले या उसके जो हम असर लोग थे, उनका जो वर्क था वो कुछ स्कॉलर्स पढ़ते थे या लिखते थे, लेकिन जो चौसर की पोइट्री थी वो कॉन्टिन्यूसली पढ़ी जाती थी और इन्जॉय की जाती थी। और जो उसके ग्रेटेस्ट उस दिन से लेकर जो उसके ग्रेटेस्ट सक्सेसर थे जो उसके बाद में आने वाले थे, स्पेंसर, मिल्टन, टेनिसन, विलियम मॉरिस हैव इंजॉयड इन प्रेजिंग इट। उन्होंने इसको प्रेज किया और इन्जॉय किया। चौसर इन फैक्ट मेड अ फ्रेश बिगनिंग इन इंग्लिश लिटरेचर। चौसर ने एक फ्रेश बिगनिंग की थी इंग्लिश लिटरेचर में। ही डिसरिगार्डेड ऑल टुगेदर द ओल्ड इंग्लिश ट्रेडिशन। उसने इनकार कर दिया था या ख़त्म कर दिया था ओल्ड इंग्लिश ट्रेडिशन को। हिज एजुकेशन एज अ पोइट वाज टू फोल्ड। जो इसकी एजुकेशन थी एज अ पोइट मतलब कि शायर के तौर पर, उसको हम दो फोल्ड में डिवाइड करते हैं। पार्ट ऑफ इट केम फ्राम फ्रेंच एंड इटालियन लिटरेचर। इसका जो स्टडी थी, एजुकेशन थी, वो फ्रेंच और इटालियन लिटरेचर में थी। बट पार्ट ऑफ इट्स केम फ्रॉम लाइफ। एक पार्ट था वो फ्रेंच और इटालियन लिटरेचर से था, और जो दूसरा पार्ट था वो उसने ज़िंदगी से सीखा। ही वॉज नॉट अ मेयर बुक मैन नॉर वॉज ही इन द लिस्ट ऑफ विनरी लाइक शेक्सपियर एंड मिल्टन। ही वॉज ऑन द कॉन्ट्रेरी अ मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ अफेयर्स। ये कोई बड़ा आदमी नहीं था, बहुत बड़ी शख्सियत नहीं थी शेक्सपियर और मिल्टन की तरह, लेकिन जो भी था ये बहुत अपनी से दुनिया के तमाम खौफ ख़तरात से, ये वैसे ही था जो दुनिया के तमाम खौफ ख़तरात की बिना पर अपनी वहाँ ज़िंदा रहता है। तो ऐसा शख्स था और इसने अपना नाम कमाया। यहाँ से हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इतना करेंगे कि द मोस्ट फेमस एंड करेक्टरिस्टिक वर्क ऑफ चौसर इज़ द कैंटरबरी टेल्स। जो मोस्ट फेमस वर्क था चौसर का वो क्या था? कैंटरबरी टेल्स। जो चौसर का वर्क था उनको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया था, फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश। मतलब कि उसने जो इन पीरियड्स में लिखा था वो फ्रेंच मॉडल्स, इटालियन मॉडल्स और इंग्लिश मॉडल्स पे लिखा गया था। चौसर वर्क्स fall into 3 periods. During the first period he imitated French models. जो पहला पीरियड था उसमें जो चौसर था उसने फ्रेंच मॉडल्स को इमिटेट किया था, उनको कॉपी किया था। पार्टिकुलरली द फेमस एंड वेरी लॉन्ग पोएम ले रोमान डी ला रोज, of which he made a translation, Remount of the Rose। जो उसकी फेमस और वेरी लॉन्ग पोइम थी ले रोमान डी ला रोज, उसको उसने पहले लिखा और फिर उसकी ट्रांसलेशन बनाई, रिमाउंट ऑफ द रोज। दिस पोइम विच गिव्स एन immediate introduction to the medieval French romances and allegories of country love is the embryo out of which all Chaucer poetry grows। अब जो इसने ये मेडिवल फ्रेंच रोमांसेस जिसमें इंट्रोडक्शन दिया था वो कोर्टली लव के बारे में था। कोर्टली लव और जो एम्ब्रियो था, इससे सारी जो चौसर की पोइट्री थी उसने ग्रो किया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही आल्सो रोट द बुक ऑफ डैशेज एंड एलिगी, जो कि एलिगी थी। एलिगी क्या होती है? एलिगी एक मातम होता है, किसी के जो वर्डली पावर होती है, किसी के खो जाने के बाद जो मातम किया जाता है, किसी का तख्त छीन जाने के बाद जो मातम किया जाता है, उनको हम एलिगी बोलते हैं। तो ये बुक ऑफ डशेस थी, ये भी एलिगी थी, विच इज़ द फॉर्म ऑफ नेचर लाइक द अमाउंट ऑफ द रोजेस कंप्लेट अनटू पिटी आ शॉर्टर पोइम एंड ABC। अब ये जो कंप्लेट अनटू पिटी थी ये इसकी शॉर्टर पोइम थी और एक और थी ABC, तो हम इसको यहाँ तक कवर करेंगे। द पोइम्स ऑफ द सेकेंड पीरियड
1373 to 84 show the influence of Italian literature, especially of Dante's Divine Comedy and Boccaccio's poem. तो इस पोइम में हम इटालियन लिटरेचर को मद्देनज़र रखेंगे, जो कि ख़ास तौर पर डैंट्स की डिवाइन कॉमेडी थी और बोकाचियोस की जो पोइम थी. इन दिस पीरियड ही रोट द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स. ये एक पोइम थी विच कंटेन्स वेरी ड्रामेटिक एंड स्टारिक डायलॉग्स बिटवीन द असेंबल्ड बर्ड ट्रोइलस एंड क्रेसाइड विच नरेट द स्टोरी ऑफ द ट्रोजन प्रिंस ट्रोइलस एंड हिज लव फॉर द डैमसेल. तो ये कहानी थी दो परिंदों के दरमियान जिसका नाम ट्रोइलस और क्रेसाइड था, जो कि स्टोरी नरेट करते हैं ट्रोजन प्रिंस जिसका नाम था ट्रोइलस और उनके लव के लिए. डैमसेल एक दोशीज़ा थी, एक लड़की की लव और ट्रोइलस के लव के दरमियान. तो ये पोइम थी जो कि उन्होंने बताई थी. क्रेसाइड द स्टोरी ऑफ ग्रिसेल्डा इन विच इज़ गिवन अ पिटीफुल पिक्चर ऑफ वुमेनहुड एंड द हाउस ऑफ फेम which is masterpiece of comic fantasy with a graver undertone of compilation and human folly. तो इसने जो एक और लिखी थी द स्टोरी ऑफ गिरसन, ये एक वुमेन उनकी एक पिटीफुल पिक्चर थी, और द हाउस ऑफ फेम जो उसका मास्टरपीस था कॉमिक की फैंटेसी का, ये सब उसने यहाँ पे बयान किया था. Chaucer third period may be called the English period because in it he threw off foreign influence and showed native originally. इसका जो थर्ड पीरियड है उसको हम इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं. इसमें उसने फॉरेन जो इन्फ्लुएंसेस थी उस पर नज़र डाली थी. In the Legend of Good Woman he employed for the first time the heroic couplet. Legend of Good Woman में उसने पहली बार heroic couplet को employ कराया था. It was during this period that he wrote the Canterbury Tales, his greatest poetic achievement, which places us in the heart of London. जो उसकी मोस्ट फेमस पोइम थी वो थी द कैंटरबरी टेल्स, जो कि उसकी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी जो हमें लंदन के हार्ट तक उस पहुंचाती है. हेयर वी फाइंड हिज जेंटल काइंडली ह्यूमर विच इज़ चॉसर्स ग्रेटेस्ट क्वालिटी एंड इट वेरी बेस्ट. यहाँ पे हम जेंटली और काइंडली ह्यूमर हमें मिलता है जो कि चौसर की बेस्ट क्वालिटी थी और ये बहुत ही अच्छा था. चौसर्स इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज़ वेरी ग्रेट बिकॉज ही रिमूव पोइट्री फ्राम द रेन ऑफ मेटाफिजिक्स एंड थियोलॉजी. उसकी पोइट्री डेवलपमेंट बहुत अच्छी थी लिटरेचर में क्योंकि उसने मेटाफिजिक्स और थियोलॉजी को रिमूव कर दिया था एंड मेड इट होल्ड एज viewed the mirror up to nature. He thus brought back the old classical principles of direct imitation of nature. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. अगर आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा. होप सो